अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्टडी कंटिन्यू करी हुई है आप लोगों ने। तो अभी जो चैप्टर स्टार्ट करना है इमरजेंसी का, ये है चैप्टर नंबर 3 एयरवे मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है। आप लोगों ने जो इसमें चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी आप लोगों ने देखी होंगी अपने डेली लाइफ में, मूवीज़ में, और सिंपल सी चीज़ें हैं। बस ये है कि हमने कभी उनके शायद नाम ना सुने हों, बस नाम आपको लगेंगे कि डिफरेंट हैं। बाकी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, सब कुछ आपकी डेली लाइफ वाला है। बाकी इसमें मार्किंग जो है वो तो इमरजेंसी बुक की ऐसी है जो कि सारी की सारी तकरीबन पढ़ना पड़ती है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यह है कि कहानियाँ पढ़ने के लिए आपको सारी पढ़नी पड़ती है समझने के लिए। इसमें से कुछ मिस नहीं कर सकते। किसी भी लाइन पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कोई मतलब मुश्किल से कहीं पे हाईलाइट किया हुआ है इन लोगों ने, इतनी बारीक लिखी हुई है। तो अभी हम पढ़ेंगे एयरवे एनाटमी। आपको पता होना चाहिए कि एयरवे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। अपर एयरवे जो होता है वो ओरोफेरेंक्स और नेजोफेरेंक्स पे कंसिस्ट करता है, और लोअर एयरवे एपिग्लोटिस और लेरिंक्स पे, ठीक है। तो अपर एयरवे में क्या चीज़ें आ गई हैं, ओरोफेरेंक्स और नेजोफेरेंक्स। नाम से शो हो रहा है ओरोफेरेंक्स में क्या होगा, नेजो में। नेजोफेरेंक्स में क्या है, ये नोज़ होता है, दो पैसेजेस होते हैं, एक नोज़ होता है और पोस्टीरियर टू ओरोफेरेंक्स, ठीक है। कोई अगर आपके नाक में पानी चला जाए तो आपको फील होता है वो गले के रास्ते जो है वो आगे चला गया, क्योंकि नाक का रास्ता है। कोई भी नेज़ल ट्यूब्स वगैरह जो डालते हैं, कैथेटर्स वगैरह पास करते हैं, पीछे रास्ता है जो कि नोज़ को कनेक्ट करता है ओरोफेरेंक्स से, ठीक है। नोज़ एक एयरवे है और एक पोस्टीरियर टू ओरोफेरेंक्स है जो पाथवे होता है, ठीक है। जो एयर जाती है नोज़ से वो वार्म होके जाती है, क्योंकि नोज़ का जो नोज़ जो है टेम्परेचर मैनेज कर देता है, ठीक है। और जो हेयर्स होते हैं, नेज़ल हेयर्स होते हैं, वो एयर को फ़िल्टर कर देते हैं, ठीक है। और जो ओरोफेरेंक्स है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है, माउथ पे, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होती है और ट्रेकिया तक जाती है। माउथ में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि टंग, नीचे टंग होती है और ऊपर क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है। टंग जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं वर्ड्स वगैरह बनाने में और वैसे भी, लेकिन जो है एयरवे हम पढ़ रहे हैं तो एयरवे में ये नेगेटिव रोल प्ले करती है, ठीक है। कि जब कोई बंदा बेहोश हो जाता है ना, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में ऐसे होता है कि टंग जो है वो पीछे जाके उसका एयरवे बंद कर देती है, ठीक है। इसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा होगा टंग बीइंग स्वेलोड। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अपनी ज़ुबान निगल ली है, ठीक है, ये वर्ड बस ऐसा यूज़ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। बस इसका ये है कि जो ज़ुबान है उसने पीछे जाके गला बंद कर दिया आपका, तो बंदे को सांस नहीं आ रही, ठीक है। अनकॉन्शियस बंदे के सांस में रुकावट हो सकती है ये। दूसरा है लोअर एयरवे, जिसमें एपिग्लोटिस और लेरिंक्स होते हैं। एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है जो कि कवर करता है आपके लेरिंक्स को, ट्रेकिया को, ठीक है। कि जब भी आप लोग कोई चीज़ निगलते हो आप फील करोगे कि तब आपका सांस रुकता है, ठीक है। वो पॉइंट ऐसा होता है कि जो भी फ्लूइड है, जो भी आपकी चीज़ है, वो डायरेक्ट एसोफेगस में जाए, आपके वॉइस बॉक्स में ना चली जाए, ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। ये कवर करता है। दूसरा है लैरिंक्स। लैरिंक्स के 9 कार्टिलेजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे मैंने स्टार बनाया दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैरिंक्स के 9 कार्टिलेजेस होते हैं और मसल्स 9 होते हैं, ठीक है। 9 कार्टिलेजेस एंड मसल्स होते हैं और इसकी पोजीशन क्या है कि ये 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा के सामने बढ़ी हुई है अडल्ट में, ठीक है। इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं और फोनेशन में हेल्प आउट करती है। अब आगे आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, कोई आपसे क्वेश्चन करे एयरवे पेटेंसी के बारे में हमें बताएं, तो एयरवे पेटेंसी का मतलब ये है कि स्टेटस ऑफ एयरवे बताएं, ठीक है, कि ये पेटेंट हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है कि ओपन है, क्लियर है, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है। पेटेंसी क्या है, स्टेटस ऑफ एयरवे। अब साइंस क्या होंगे कि ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे के, स्नोरिंग रेस्पिरेशन, स्टर्नल एंड इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस, एसेसरी मसल यूज़ और गर्गलिंग। स्नोरिंग रेस्पिरेशन मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब है कि जब स्नोरिंग रेस्पिरेशन हो रही होगी कि ज़ुबान रास्ते में आ रही है एयरवे के, ठीक है। और अगर आपकी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और सिमेट्रिकल है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक नॉर्मल है, कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन अगर अपर स्टर्नम
ये वर्ड है यहाँ पे स्टर्नल रिट्रैक्शन। स्टर्नल रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपकी अपर स्टर्नम है वो अंदर की तरफ जाती है जब आप इनहेल करते हैं, और जो बाकी स्टर्नम है यानी कि अपर चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, और लोअर जो पार्ट होता है बाकी सारा थोरैक्स का वो एक्सपैंड करता है आउटवर्ड। इसको कहते हैं स्टर्नल रिट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें एयर एक्सचेंज कम होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टर्नल रिट्रैक्शन की। इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस दो होती हैं, एक्सटर्नल होती है, एक इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस होती है। ये आपको याद होनी चाहिए। इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन कब होती है कि कैसे होती है कि जो मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, जब आप इनहेल करते हो तो ये इनसाइड जाते हैं, ठीक है, और जो बाकी चेस्ट है वो एक्सपैंड करती है आउटवर्ड, ठीक है। इनसाइड क्या जा रहे हैं मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, और बाकी चेस्ट एक्सपैंड करती है आउटवर्ड। ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है? जब इनहेल करते हैं। अगर ऐसा हो तो इसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। और अगर स्टर्नम अपर स्टर्नम अंदर जाए और बाकी जो लोअर स्टर्नम और बाकी पार्ट है वो आउटवर्ड है इनहेलेशन में, उसे हम कहेंगे स्टर्नल रिट्रैक्शन। स्टर्नल रिट्रैक्शन कब होती है? एक्यूट अस्थमा अटैक में होती है या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जो है वो उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है या किस तरह? उसकी जो ब्रीदिंग होगी वो देखने से उसको पता चलेगा कि कितनी एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। उसके स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स जो होते हैं वो टाइट होते हैं, एसेसरी मसल्स को वो यूज़ कर रहा होगा, और ये रिट्रैक्शन वगैरह नज़र आएंगे। उसके बाद है गर्गलिंग। गर्गलिंग जो है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गर्गलिंग का मतलब है एयरवे में कोई ना कोई फ्लूइड है, वो फ्लूइड सलाइवा हो सकता है, वो फ्लूइड वॉमिटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ आ गई है एयरवे में तो उसको आपने क्लियर कैसे करना है? क्लियर करने के लिए दो मैन्यूवर्स होते हैं, एक हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर होता है, एक जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर होता है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर यहाँ पे अगर आपको नज़र आए, एक हाथ से उसने उसका हेड टिल्ट किया है, ठीक है, ये देखें, इस हाथ से ये इसका हेड को टिल्ट कर रहा है, ठीक है, और चिन को लिफ्ट कर रहा है ऊपर को। इससे क्या होगा कि उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा, और जो भी अगर कोई अंदर इशू है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, वो क्लियर हो जाएगी। ये कॉन्शियस पेशेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। जो अनकॉन्शियस है उसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट को हमने क्या अज्यूम करना है कि उसका जो है सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है, ना भी हो, आपने अज्यूम ऐसे ही करना है। उनको सर्वाइकल को मूव नहीं करते, ठीक है। और अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उसको कैसे करेंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर से। इसे ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? ये इस तरह, ठीक है। इसमें ये जो आपका TMJ जॉइंट है ना, इसको डिसलोकेट कर देते हैं। जब ये डिसलोकेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये रास्ता खुल जाएगा। ये पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होता है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट अक्सर होश में आ जाते हैं, ठीक है। ये पेनफुल मैन्यूवर है, ठीक है। उसके बाद अगर गर्गलिंग वगैरह है तो वो फ्लूइड को सक्शन करनी चाहिए वो फ्लूइड को, क्योंकि वो अगर अंदर चला गया इशू बनेंगे। एयरवे यानी लंग्स में चला गया, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शंस होती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी गले में फंसी हुई है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है, अगर आप किसी ने BLS प्रोटोकॉल पढ़े हों, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे देते हैं, तो उसमें वो बताते हैं बैक ब्लोज करते हैं, ठीक है, कि थपकी देते हैं उसकी अपर चेस्ट पे, अपर बैक पे, ठीक है। तो अगर वैसे नहीं ठीक हुआ तो फिर उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देते हैं? एक बंदा, वो उस बंदे को खड़ा करते हैं, उसको एज्यूम आप अपने जहन में करें कि वो खड़ा है, उसके पीछे आप खुद खड़े होंगे, लाइक उसको हक कर रहे हैं, और आपके जो दोनों हाथ हैं वो उसके एब्डोमेन पे होंगे, ठीक है, और उसको थ्रस्ट देते हैं ज़ोर से। जो प्रेशर जनरेट होता है उससे वो जो भी चीज़ होती है उसके एयरवे में फंसी होगी वो बाहर निकल आएगी, ठीक है। इस तरह थ्रस्ट देते हैं तो इस तरह क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर करना है अगर आपसे पूछे तो ये मैन्यूवर्स होते हैं। गर्गलिंग है तो सक्शन करके फ्लूइड को, फॉरेन बॉडी है तो उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं एयरवे एडजंक्ट्स। एयरवे एडजंक्ट्स होते हैं ओरोफेरेंजियल और नेज़ोफेरेंजियल, ठीक है। जब आपको पता है कि एयरवे क्लियर हो गया है, ठीक है, आपने जो भी मैन्यूवर किए हैं एयरवे क्लियर हो गया, उसके बाद आप एडजंक्ट्स यूज़ करते हैं। यहाँ ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, यहाँ पे आपको एडजंक्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये एक एडजंक्ट है, ये नेज़ल है, ठीक है, नेज़ोफेरेंजियल है, ये ओरो है, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि ओरोफेरेंजियल जो होता है ये नाम से शो कर रहा है कि आपने इसको मुंह के रास्ते, ठीक है, डालना है। इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आपने साइज़ कैसे देखना है कि ये इसी बंदे के साइज़ का है
तो क्या करते हैं कि ये देखें, इसकी ये शेप है, ये नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये देखें इस तरह का होता है ओरोफेरेंजियल। सो इसको आपने, इसका लेंथ जो है वो कैसे मेजर करनी है, ये जो आपकी ईयर लोब की टिप होती है ना, यहाँ से लेके माउथ के कॉर्नर तक, ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ मेजर करते हैं। अगर इतना है तो ओके है, अगर नहीं है तो फिर ये इस बंदे का साइज़ का नहीं है, ठीक है। सो प्रॉपर साइज़ देख के तो फिर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। और इंसर्ट करते हुए आपने क्या करना है कि टंग डिप्रेसर से टंग को डिप्रेस करके, ताकि वो रास्ते में ना आए, ठीक है। तो फिर इसको डाल देते हैं। जो कनकेव सरफेस होती है वो ऊपर होनी चाहिए। और तब कहाँ तक इसको लेके जाना है कि जो इसकी जो टिप होती है वो हाफ ऑफ द टंग तक चली जाए, ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट कर देना नॉर्मल पोजीशन के अंदर, और बस। लेकिन इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, कब आप इसको नहीं देना, कब नहीं लगा सकते। एक बच्चों में ये नहीं लगाते। और इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स जिनका हो, गैग रिफ्लेक्स क्या होता है अभी आप चेक कर सकते हैं अपने मुंह में डीप ज़रा उंगली मार के देखें तो आपको फ़ौरन से वॉमिटिंग टाइप फीलिंग आएगी, ठीक है। ये होता है गैग रिफ्लेक्स। कुछ लोग बेहोश होने के बाद भी उनका गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट होता है, तो उनके मुंह में ये डालोगे तो ये या तो एयरवे में ज़्यादा मसला बन जाएगा, या बाहर निकल जाएगा, या कोई और इशू बन जाएगा, ठीक है। सो पहले चेक कर लें गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है ये नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कि आप डालते हुए जब आप मुंह खोलते हो उस बंदे का तो डैमेज कर सकते हैं उसके टीथ को, ठीक है, ज़बरदस्ती खोलते हुए या किसी तरीके से। हार्ड पैलेट डैमेज हो सकता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आप ज़्यादा इससे बढ़ा भी सकते हो अगर आपको अक्ल नहीं है डालने की तो। उसके बाद आ जाता है नेज़ोफेरेंजियल एयरवे। ये उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स बताया हमें। सॉफ्ट रबर का होता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं। नॉन लेटेक्स जो होते हैं वो रबर वाले से अच्छे हैं। उसके बाद इसका साइज़ कैसे लेना है, ये देखें, इसका साइज़ कैसे लेना है कि एयर लॉब से लेके टिप ऑफ द नोज़ तक देखना होता है, ठीक है। अगर ये इसका साइज़ है तो यही है, ठीक है। सो पहले साइज़ इसका चेक कर लेते हैं। और डायमीटर जो है आपकी नेज़ल ओपनिंग के मुताबिक होना चाहिए। अगर उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है, सो आप उसको डालोगे कैसे, ठीक है। सो डायमीटर भी देखना होता है। उसके बाद इसको जब डालना है सो लुब्रिकेशन ज़रूरी होती है। माउथ में तो सलाइवा होता है तो ओरोफेरेंजियल को लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नोज़ ड्राई होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस किसी को फ्लू हो, ठीक है। तो नोज़ ड्राई होता है, सो उसके लिए आपको इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल जेल होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वो लगा के फिर इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट साइड से इसको इंसर्ट करना है, अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है इसको बाहर निकालें, न्यू एंगल से डालने की कोशिश करें। अगर फिर भी रेजिस्टेंस फील हो रही है बाहर निकालें, राइट साइड से डालें, ठीक है। तो इसको ये नहीं है कि अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है तो आप अंदर धक्का लगाते रहोगे भाई हमने पहुंचा देना है इसको, नहीं, अपने आप चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो इसका मतलब इशू है कोई, तो निकालो बाहर, ठीक हो गया। उसके बाद है कि इसको जब डाल देते हैं नेचुरल पोजीशन में रोटेट कर देते हैं। अब इसको ये किन लोगों में देते हैं जिनमें गैग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। जब उनको ओरोफेरेंजियल नहीं दे सकते तो गैग रिफ्लेक्स वालों को फिर नेज़ोफेरेंजियल एयरवे लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि फेशियल ट्रॉमा है, मुंह पे पहले उसका नाक टूटी हो और बीच में से आप इसको डाल तो नहीं ना सकते, ठीक है। या फिर एपिस्टैक्सिस है, नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं कि आप ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है इसकी वजह से कि आपने फोर्सफुल इंजर्शन की है तो ब्लीडिंग होने लग जाए। उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन थेरेपी। जब कोई एथलीट डैमेज होता है, कोई भी बंदा जिसको इंजरी हुई है तो बेहोश हो गया है, तो ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना पड़ जाती है। एथलीटिक ट्रेनर्स को जब देते हैं तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस चेक करना पड़ता है, ठीक है। कई जो कंट्रीज़ हैं वो उनका स्टेट लॉ अलाउ नहीं करता एथलीट्स को, ठीक है। सो ये देख लेना है कि स्टेट लॉ अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा, अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में रह के उनको देना है कि लेकिन जो इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, कि जब उसकी लाइफ को मसला है तब आप उसको दे सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम फिजिशियन, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन है वो स्टील टैंक्स में आती है, एलुमिनियम टैंक में आती है। इन टैंक्स का कलर होता है ग्रीन, डिफरेंट साइज़ में होते हैं। एलुमिनियम टैंक्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि एक तो साइज़ में हल्के होते हैं और इनको जंग भी नहीं लगता है। तो इनमें जो हवा होती है यानी ऑक्सीजन होती है वो 2000 PSI के प्रेशर से भरी जाती है, ठीक है। इतना प्रेशर होता है इसके अंदर। सो दो मोस्ट कॉमन साइज़
डी और ई टैंक्स होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया। जो छोटे वाला है वो डी है, बड़े वाला ई है, ठीक है। डी और ई टैंक्स होते हैं। जो डी टैंक है वो 20 इंच का होता है और उसमें 360 लीटर ऑक्सीजन होती है, और जो ई टैंक है वो 30 इंचज़ का होता है और उसमें 625 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है। इनके यहाँ पे ये रेगुलेटर लगा हुए हैं दोनों के, ठीक है। रेगुलेटर में 3 चीज़ें होती हैं, एक गाज होता है, एक वाल्व होता है, एक मीटर होता है। गाज क्या होता है, वहाँ से आपको पता चलता है कि प्रेशर कितना है टैंक के अंदर। वो हमने 2000 का हमने भरना था, वो हमने बताया कि इसके अंदर 2000 का होता है। तो प्रेशर इन द टैंक ये बताएगा कितना है, गाज से आपको पता चलेगा। दूसरा होता है वाल्व, जिससे आप जब ऑक्सीजन किसी को सप्लाई कर रहे होते हैं तो अपने मुताबिक उसका प्रेशर रिड्यूस कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ठीक है। और मीटर जो है वो फ्लो रेट, उससे आप फ्लो रेट चेक करते हो कि कितनी ऑक्सीजन कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी फ़्लो रेट जो है वो मीटर से आप सेट करते हो, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं रेगुलेटर की, गाज, वाल्व और मीटर। तो अगर डी टैंक है फ़र्ज़ करो, उसमें कितनी होती है 360 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर फ़्लो रेट हमने सेट कर लिया 10 लीटर पर मिनट का, सो 360 लीटर ऑक्सीजन 1 लीटर जो है 1 मिनट के अंदर 10 लीटर जा रही है। तो 360 को 10 से डिवाइड करो तो 36 मिनट में सारा ये कंटेनर खाली, ठीक है। और अगर यही ई टैंक है तो 62.5। इससे आपको ड्यूरेशन का पता चलेगा कि कौन सा टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन टैंक्स को स्टोर करना जो है वो बहुत ख्याल से किया जाता है। इनको होल्डर में रखा जाता है, वैसे इनको स्ट्रेट कहीं नहीं रखा जाता सीधे सीधे। तो अगर इनका रेगुलेटर टूट जाए किसी तरीके से तो ये ऐसे फटेगा, जैसे एक मिसाइल जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ये जाएगा उड़ के, तो ख़तरनाक हो सकता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन आग लगने में हेल्प कर देती है। सो इसलिए ऑक्सीजन को ख़ुद आग नहीं लगती लेकिन आग लगवा देती है। सो इसलिए ये है कि स्मोकिंग वगैरह इसके एरिया में जहाँ पे ये पड़े हों उस पर नहीं करनी चाहिए, नियर फ्लेम नहीं यूज़ करना चाहिए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। उसके बाद ये है एक कंडीशन है स्पेसिफिक COPD। COPD आपको पता है, इसमें एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और ब्लैक लंग डिजीज़ इस तरह की कंडीशंस होती हैं। सो COPD जो है, ये जो पेशेंट्स हैं ये थोड़े स्पेशल होते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा देर के लिए ऑक्सीजन लगाओ ना तो इनको एपनिया हो जाता है, ठीक है। तो इनको ऑक्सीजन जो है ज़्यादा देर के लिए नहीं देते, ठीक है। इनको ऑक्सीजन हमेशा देनी है नेज़ल कैन्यूला से। नेज़ल कैन्यूला क्या होता है, ये आपको अगर ट्यूब सी नज़र आ रही हो मूवीज़ में हर जगह, मैंने तो देखी, आपका मुझे पता नहीं, तो नेज़ल कैन्यूला ये होता है, ठीक है। ये लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देता है। सो हमेशा COPD वालों को नेज़ल कैन्यूला से दें और ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं दे सकते, लो फ्लो रेट से दें। हाई फ्लो रेट से इनको एपनिया हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन जो होती है, जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तब आप उस बंदे से ये नहीं पूछने लग जाते कि भाई आपको COPD है या क्या है, ठीक है। उसकी पास्ट मेडिकल कंडीशन मैटर नहीं करती, तब आप हाई फ्लो रेट से ही देते हो, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसके बाद जो है वो आपको नेज़ल कैन्यूला आप उनको वगैरह लगाते हो, उससे ये बात की कंडीशन की बात। लेकिन जब इमरजेंसी है तब आपने उसको जैसे आप बाकियों को ट्रीट करते हो हाई फ्लो रेट से ही ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। और अगर जो यंग एथलीट्स होते हैं उनमें जो COPD है वो एस्थमा की फॉर्म में होता है, ठीक है। यंग लोगों में एस्थमा होता है, ओल्ड लोगों में COPD होता है। अब ऑक्सीजन को लगाने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए। सो नेज़ल कैन्यूला होता है सबसे पहले। नेज़ल कैन्यूला मैंने आपको बता दिया, ये है, ठीक है। सो नेज़ल कैन्यूला जो है ये, इसके 2 प्रॉन्ग्स होते हैं। प्रॉन्ग्स क्या होते हैं कि ये, अब मेरा ख्याल है ये नज़र आ रहा है। सो प्रॉन्ग्स जो हैं वो दोनों जो नेज़ल ओपनिंग्स हैं उसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। और ये बाकी ये कानों के ऊपर से होके इसको हैंडल किया जाता है, यानी इसको लगाया इसी तरह जाता है, ठीक है। सो इसमें जो फ़्लो रेट है वो 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है। ऑक्सीजन के 1 मिनट में 6 लीटर, 1 से 6 लीटर तक जाती है, ठीक है। और जो FiO2 है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है, वो कितनी है कि 25 to 40% तक ऑक्सीजन जाती है। और COPD वालों को ये इसलिए कहा है क्योंकि इनका फ़्लो रेट कम है, 1 to 6 लीटर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपने इनको जो है एयर जो होती है, जब तक इसको ह्यूमिडिफाई नहीं करना तब तक इसको
ये क्या होगा, ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि ड्राई एयर जब ज़्यादा देर जाएगी तो नेज़ल ब्लीडिंग हो जाएगी, नेज़ल जो सारा वो पाथवे है वो सारा ड्राई हो जाएगा, तो इसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्शियस और स्टेबल पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हर जितनी भी डिवाइसेस हैं ना उनकी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन FiO2 और फ्लो रेट लिखा हुआ है, इसको याद करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क ये है। ठीक है, सिंपल फेस मास्क आपको पता है कैसा होता है, ड्रामाज में सबको यही लगाया होता है उन्होंने। सो सिंपल फेस मास्क होता है और एक होता है रिजर्वॉयर बैग फेस मास्क, इस तरह का, ये साथ एक रिजर्वॉयर बैग लगा हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो सिंपल फेस मास्क है उसकी FiO2 40 to 60% होती है और फ्लो रेट 6 to 10 लीटर पर मिनट, और जो रिजर्वॉयर बैग फेस मास्क है उसकी 60 to 90% FiO2 होती है और फ्लो रेट देखे 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है, तो इनका फ्लो रेट ज़्यादा है, इसलिए ये COPD वालों को नहीं लगते हैं। ठीक है, और इनकी जो ऑक्सीजन की इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है वो भी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। उसके बाद ये पार्शल नॉन ब्रीदर मास्क, इसको कह सकते हैं रिजर्वायर बैग फेस मास्क को। ठीक है, जो पार्शल नॉन ब्रीदर होते हैं उनको ये लगाते हैं, अनकॉन्शियस और अनस्टेबल पेशेंट्स को लग सकता है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक्स में ये मोस्टली यूज़ होता है, और ये ख्याल रखना चाहिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये जो टैंक है ये इसको मिनटों में खाली करेगा। फ़र्ज़ करें अगर 15 लीटर पर मिनट है और आप D टैंक यूज़ कर रहे हो, उसमें 360 लीटर ऑक्सीजन होती है। सो डिवाइड करें ज़रा 360 को 15 से, सो मेरा ख्याल है 22 साढ़े 22 इतने मिनट्स में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप बार बार टैंक्स बदलते नहीं रहोगे, सो ख्याल करना चाहिए। ठीक है, कि आप किस मास्क के साथ कौन सा टैंक लगा रहे हो, उसका फ्लो रेट ज़्यादा वो जल्दी खाली कर देगा। उसके बाद आ जाता है बैग वॉल फेस मास्क। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस बंदे के हाथ में एक बैग है। ठीक है, ये और ये फेस मास्क है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, बैग वॉल फेस मास्क BVM। ठीक है, तो ये जो जिन लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, एपनिया हो जाता है, ये उन लोगों को वेंटिलेशन के लिए, यानी एक तरह का वेंटिलेटर है ये। ठीक है, ब्रीदिंग में हेल्प आउट करता है। इसकी कैपेसिटी जो ये बैग है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1600 cc की। ठीक है, और FiO2 ये 100% तक देता है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन दे रहा है, और इसमें इसकी स्पीड भी 10 to 15 लीटर तक होती है, और ये कनेक्ट किया जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब से। मास्क जो हैं वो आगे ट्यूब से, जो BVM है ये आगे एंडोट्रेकियल ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है, और जो ट्यूब्स होती हैं वो पीछे सिलेंडर से कनेक्ट होती हैं। सॉरी, गलत नहीं कर गई, जो ट्यूब्स होती हैं वो बॉडी के अंदर, फिर मास्क, और फिर हाँ मास्क जो होते हैं वो अटैच होते हैं सिलेंडर्स वगैरह के। उसके बाद आ जाता है E और C। हाँ, इसको लगाते हुए आपने ये लगाना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, E और C टेक्निक होती है। ये जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो इसको इजीली एक ही बंदा कर सकता है, जो हमारे जैसे हैं वो 2 बंदों को करना चाहिए। E और C टेक्निक क्या है, आप ये फिगर देखें, इसकी जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है इसने बनाया हुआ एक C। ठीक है, इससे आपने मास्क को होल्ड करना है। ठीक है, आपने मास्क को सील करना होता है उसके फेस के साथ, कि कहीं से एयर जो है वो बाहर ना निकले, और जो बाकी 3 उंगलियां हैं उनको E बनाना चाहिए। ठीक है, E, ये जो E है इसने किसको, चिन को होल्ड किया हुआ है, इस तरह ग्रिप आएगी। ठीक है, ऊपर से जो C है उसने किसको होल्ड किया, मास्क को, और E ने उसकी चिन को, इस तरह जॉ को। तो इससे क्या होगा कि ग्रिप अच्छी आएगी और ये सील जो है वो मतलब हो जाएगा और एयर बाहर नहीं निकलेगी। ठीक हो गया। सो एक हाथ से क्या करना है कि बैग को स्क्वीज़ करना है और दूसरे हाथ से सील करना है, और इस तरह वेंटिलेशन देनी है। और गुड वेंटिलेशन का आपको कैसे पता चलेगा, कि जो चेस्ट है वो एक्सपेंशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर वो सही एक्सपैंड कर रही है, और हाई चेस्ट जितनी हाई हो रही होगी उतनी आप ज़्यादा वो दे रहे होगे, तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर एयर लीक हो रही है, आपका हाथ सही से नहीं रखा, रिपोजिशन करो अपने हाथ को, अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे, एक बंदा जो है वो दोनों हाथों से उसको सील करो। ठीक है, एक बंदा ये काम करे और दूसरा फिर जो है वो स्क्वीज़ करे बैग को। ठीक है, 2% टेक्निक हो जाती है, और नॉर्मली आपको 10 ब्रेथ्स पर मिनट इसको
कोशिश करेंगे दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉकेट मास्क। पॉकेट मास्क जो है सबसे सिंपल डिवाइस है जो इमरजेंसी किट होती है उसमें मौजूद होते हैं। ये एक इस तरह का होता है, ये वन वे मास्क होता है, पता नहीं यहाँ बनाया है इनको नहीं, हाँ ये यही है, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि आप एयर ब्लो करोगे लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आ सकती है, ये वन वे है। तो जब आपने किसी को माउथ टू माउथ देना होता है, ठीक है, तो अगला बंदा हो सकता है कि वो किसी ऐसी डिज़ीज़ उसको लाइक हेपाटाइटिस है, आपको भी हो सकती है, तो आपको तो फर्स्ट एड भारी पड़ जाएगी ना। तो इस तरह पॉकेट मास्क होते हैं, तो आप ये इसको फेस पे लगाते हो। टेक्निक उसकी यही होती है, जैसे ई और सी टेक्निक है, जैसे आपने BVM लगाना है वैसे ये लगाना होता है और फिर एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह CPR वगैरह में हेल्प आउट हो जाती है। और इसकी FiO2 जो है 21% से कम होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस। एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस क्या हैं? वेंटिलेशन जो है BVM है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है तो आपको एक ट्यूब डालनी पड़ेगी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे बेस्ट है, वो कौन सी है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल नाम शो कर रहा है कि ट्रेकिया में हाँ ट्रेकिया में जाएगी। ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब की डिवाइस, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेकिया में, इसके सामने लगा होता है एक लेरेंजोस्कोप। लेरेंजोस्कोप से आपको पता चल जाता है कि विजुलाइज़ कर रहे होते हो कि कहाँ तक पहुँचा है, ये सही जा रही है कि नहीं। और फिर आप एंडोट्रेकियल जो वो होता है कफ, उसको आप इन्फ्लेट कर देते हो और इस तरह जो है वो ट्रेकिया में चला जाता है, ठीक है। और इसके फ़ायदा ये होता है कि जो गैस्ट्रिक जो कंपोनेंट है या एस्पायरेशन, क्योंकि एक बंदा जो बेहोश हो जाता है ना, मोस्टली एथलीट्स जो होते हैं उनको कंसीडर ही ऐसे किया जाता है कि उनका पेट भरा है, मतलब कि वो फ्लूइड्स तो लेते रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो जो भी आपने ट्यूब डालनी है ना, तो उसके साथ उसमें चांसेस होते हैं कि गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए। और अगर वॉमिटिंग हो गई और सारा फ्लूइड चला गया, फ्लूइड सारा नहीं थोड़ा भी चला गया लंग्स में, तो गया है बंदा, ठीक है। सो एंडोट्रेकियल ट्यूब वाहद ट्यूब है जिसमें ये चांसेस बहुत कम है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन लगा सकता है, फिजिशियंस, एनेस्थेटिस्ट्स, पैरामेडिक्स वगैरह वगैरह सारे लगा सकते हैं, लेकिन इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब ये है कि पैरामेडिक्स जो है उनको प्रेफर नहीं करते, डॉक्टर खुद लगाए, ठीक है, फिजिशियन। और जो एथलेटिक ट्रेनर है ये उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ये लगाए, लेकिन ये है कि उसको पता होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर डिवाइसेस होती हैं लाइक लेरेंजियल मास्क एयरवे होता है, ये है लेरेंजियल, ठीक है। ये इसका एक बैलून सा होता है, ठीक है। सो ये ऑपरेटिंग रूम्स में पहले इस्तेमाल होता था जनरल एनेस्थीसिया दे के, माइनर सर्जरीज़ वगैरह में, लेकिन इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में डालते हैं, ठीक है, और कफ को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। ये देखें, इसने पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में जाके कफ इन्फ्लेट हो गया है, ठीक है, और ये सारा रास्ता हो गया सील। अब जो भी वेंटिलेशन होगी वो इसी के थ्रू होगी, ठीक है। अब इसके साथ BVM को अटैच कर दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गैस्ट्रिक कंटेंट की एस्पायरेशन को नहीं रोकता, ठीक है। और अगर बंदा इसमें हिलता जुलता है ना, तो जो सील है इसकी वो हिल भी सकती है, ठीक है। तो इतना कोई ये रिलायबल नहीं है, लेकिन ये डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल सस्ते होते हैं, एक बार यूज़ करो फेंक दो, ठीक है। और पैरामेडिक्स इनको यूज़ करें, वो ये अनकॉमन है, ठीक है, डॉक्टर खुद लगाए। उसके बाद आ जाता है कॉम्बीट्यूड। कॉम्बीट्यूड जो है इसके 2 ल्यूमन्स होते हैं, एक ये ल्यूमन है, एक ये ल्यूमन है, ठीक है, 2 ल्यूमन्स हैं। और इन्फ्लेशन पोर्ट्स भी 2 होती हैं, 2 ही बैलून्स हैं इसके, एक डिस्टल कफ है, एक प्रॉक्सिमल कफ है, ठीक हो गया। सो कॉम्बीट्यूड जो है ये सीधा सीधा एसोफेगस में इसको करना होता है ऐसे। फिर जब इसको डाला, एक बलून इसका पीछे रह गया है और एक एसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल बैलून है उसमें जो एयर भरते हैं वो 60 cc की होती है, ठीक है। ये वाला जो होता है ये 60 cc है और ये इसमें ज़्यादा एयर भरते हैं,
सॉरी मैं गलत कर गई हूँ। 15 cc जो होती है ये प्रॉक्सिमल नहीं है, ये डिस्टल है। डिस्टल में 15 cc होती है और प्रॉक्सिमल में कितनी होती है 60 cc होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एयर भरते हैं, इसमें कम भरते हैं। सो अब ल्यूमन 1 जो होता है, ल्यूमन आपको फिर एक बार दिखा दो, ल्यूमन कौन से, ये वाले। ठीक है, एक ल्यूमन जो ल्यूमन 1 है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो इसमें होल्स होते हैं, ठीक है, ये वैसे बंद होता है लेकिन इसमें होल्स होते हैं बैलून के अंदर, वहाँ से वेंटिलेशन होती है। जो ल्यूमन 2 होता है वो टिप से ओपन होता है, लेकिन बैलून्स वगैरह में इसमें कोई वो नहीं होती, होल्स वगैरह नहीं होते। BVM अटैच कर दिया जाता है ल्यूमन 1 के साथ। ठीक है, अभी ल्यूमन 2 यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ल्यूमन 1 के साथ आपने BVM को अटैच कर देना है। चेस्ट वॉल राइज करेगी, आपको ब्रेथ साउंड्स वगैरह आप सुन लोगे। अगर नॉर्मल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ट्रेकिया में भी जा सकते हैं। वैसे तो इसको एसोफेगस भी भेजना है, लेकिन अगर ये ट्रेकिया में चला गया है, ठीक है, गलती से, तो आपने क्या करना है कि अब ल्यूमन 2 को यूज़ करना है वेंटिलेट करने के लिए। ठीक है, सो ये डिस्पोजेबल होते हैं और ये सम प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ हद तक गैस्ट्रिक एस्पायरेशन से देते हैं। ठीक है, और जब बाकी इंट्यूबेशन जो है वो फेल हो जाए, उसकी जगह पे बैकअप के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। 2 साइजेस होते हैं वगैरह वगैरह, एक्सपेंसिव होता है बाकी डिस्पोजेबल से, LMA से। उसके बाद आ जाता है किंग LTD, किंग लैरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल। ठीक है, ये भी कॉम्बेट्यूड की तरह का है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसका जो ल्यूमन है वो भी एक है और इन्फ्लेशन पोर्ट भी एक है। बैलून्स दोनों दो ही होते हैं। ठीक है, सो किंग LTD जो होता है इसको एसोफेगस में डालना है। सारा सीन उसका वैसे ही है कि बैलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है, एसोफेगस सील हो जाती है। प्रॉक्सिमल जो होता है वो ऑरोफेरिंक्स में ही रह जाता है। 3 साइजेस होते हैं। उसके बाद किंग LTD जो है वो छोटे लोगों में, यानी 4 फीट से जो छोटे होते हैं, यानी बच्चों वगैरह में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एरिया होता है बैलून्स के दरमियान वो ओपन होता है, तो एयर जो होती है वो डायरेक्टली पास आउट कर जाती है। इसके ये किस हद तक, कुछ हद तक जो है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन से प्रोटेक्शन देता है। ये डिस्पोजेबल होता है, नाम में भी लिखा हुआ है। सो इसकी ग्रेट प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है सक्शन। सक्शन क्या है कि वॉमिटिंग तो होनी है, मैंने आपको बताया कि एथलीट्स में तो मोस्टली होती है। सो जो अगर ये हो गया, वॉमिटिंग हुई है और जो फ्लूइड है, वॉमिटस है, वो लंग्स में एस्पायर हो गया है, सो क्या होगा, एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस, और ये सीरियस कंडीशन होती है, फैटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, सो सक्शन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सक्शन 2 तरह से होती है, मैनुअल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक लेकिन एक्सपेंसिव होती है, बैटरी चार्जिंग पे होती, इस बैटरी मतलब बैटरी वगैरह होती है, चार्जिंग की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर होता है लार्ज बोर यंकर सक्शन कैथेटर। ठीक है, अब पता नहीं मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया भी है कि नहीं। अच्छा, तो सक्शनिंग जब आपने करनी है तो 20 सेकंड से कम ड्यूरेशन लगाना है, क्योंकि जब सक्शनिंग करनी है तो आपने ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल के करनी होती है। सो अगर 20 सेकंड से ज़्यादा देर लगाओगे तो बंदे को हाइपोक्सिया होने की वजह से फिर से मसला हो सकता है। ठीक है, सो 20 सेकंड से कम ड्यूरेशन में करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एथलीट उसको बाइट ना कर दे, एक तो इतनी महंगी है ऊपर से बाइट करा दें। ठीक है, तो नहीं, एथलीट को ख़तरा हो सकता है, आप अपनी डिवाइस का ना सोचें। अच्छा, तो इफ़ेक्टिवनेस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है और मैनुअल की कम होती है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो फिर एथलीट को टर्न करें साइड पे, उसकी बेहोश जो होता है तो उसकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको न्यूट्रल में रखते हुए जो वॉमिटस है वो टॉवल से साफ़ कर दें। ठीक है, और जब आप EMS जो पर्सोनल आएंगे या जब उनको कॉल कर रहे होते हैं तो उनको बताएं कि भाई वॉमिटिंग हुई है, सो अपना ये इंतज़ाम करके आइएगा इसके बारे में। ठीक है, सक्शन यूनिट्स लेके आइएगा। और अर्ली रिकग्निशन ज़रूरी होती है, अगर उसको वॉमिट हुई है या नहीं तो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है एयरवे या नहीं, ये सारी चीज़ें अर्ली रिकग्निशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं हुई सो फैटल हो सकता है। ठीक है, और एथलेटिक ट्रेनर को पता होना चाहिए कौन सी चीज़ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में है, कौन सी नहीं है। जैसे ट्यूब्स इनको अलाउ नहीं होती, ठीक है, इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, कुछ में ऑक्सीजन इनको किस तरह देनी, क्या देनी है, उनको जो मास्क लगते हैं वो कौन से हैं, ये एथलीट्स के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट होता है। ठीक है, और डिफरेंट लॉज होते हैं हर कंट्री के, कुछ अलाउ करते हैं कुछ नहीं करते। सो एथलेटिक ट्रेनर को ख्याल रखना चाहिए और इसके बारे में उसको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि कैसे उसने मैनेज करना है।
सो यहाँ पे सारे जो हमने पढ़े हैं उसकी समरी है, ठीक है, ये सारे पेज पे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कौन सी डिवाइस जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी नहीं, येस और नो में बताया कि एथलीट्स के लिए कौन सी अलाउ है, कौन सी नहीं है, नाम के साथ क्या उसका यूज़ है। मतलब कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा से रिवाइज हो जाएंगी। एंडोट्रेकियल ट्यूब गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके अलावा बाकी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं MCQs कभी भी करना नहीं भूलना। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत मज़े का चैप्टर था, ठीक है। ये सक्शनिंग डिवाइसेस एक बार आप देख लें कि ये वाली जो है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। वो जो उन्होंने यंकर पता नहीं सक्शनिंग यूनिट कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, सो वो ये होता है, ठीक है। और ये हाथ से करते हैं कि यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है, जो ये मैनुअल है, ठीक है। सो वोमिटस यहाँ से इसमें जमा होता है और इसमें ये इसमें जमा होता है, ठीक है। सो अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ साथ सुनते रहा करें और साथ साथ जो है अपना पढ़ते रहा करें, ठीक है। अपना मार्क कर लिया करें, अगर मार्क नहीं कर रहे तो बल्कि मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।